दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग साल भर का वक्त बचा है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार रोजगार के मुद्दे पर और पेपर लीक के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रही है, कहीं उससे बचने के लिए तो नहीं चुनाव से साल भर पहले नौकरियां निकाली जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए 7,994 पदों पर लेखपाल की भर्ती निकाली गई। योगी सरकार ने सोचा कि छात्र खुश होंगे, लेकिन भर्ती का विज्ञापन पढ़ते ही छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, अखिलेश यादव ने भी उस विज्ञापन में आरक्षण के नाम पर जो खेला होने वाला था उसे पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि इस लेखपाल भर्ती में ओबीसी के लिए 27% और अनुसूचित जाति के लिए 21% और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। पहले तो 1-2 दिन तक टाल मटोल चलता रहा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, लेकिन जब दिखा कि मामला बड़ा होने वाला है, इसी आरक्षण के मुद्दे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी थी। तब योगी आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हरकत में आए। लिखा गया, पढ़ा गया कि योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इस लेखपाल भर्ती के लिए जो आवेदन मांगा गया है, ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें आरक्षण का नियमों का पालन करके दोबारा भर्ती निकाला जाए। माना जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के पीडीए के लिए जो संघर्ष है, जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की बड़ी जीत मानी जा रही है। आखिर ये क्यों हुआ और कैसे योगी सरकार बैकफुट पर आ गई, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक तो जो स्टैंड ले लेती है, सही हो गलत हो, उससे पीछे नहीं हटती, लेकिन आखिर ये जो आरक्षण वाला मुद्दा लेखपाल भर्ती में अखिलेश जी ने उठाया, तो 48 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर कैसे आ गई? ये करिश्मा कैसे हो गया सर? अब देखिए, सवाल ये उठता है कि मुझे लगता है कहीं न कहीं योगी सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकार की किरकिरी लगातार करा रहे हैं। एक तो पहली बात है कि सरकार नौकरियां दे नहीं पा रही है, एग्जाम कराती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुप्रचारित नियुक्तियां थी, जिसमें 60,000 लोग की नियुक्तियां होनी थी 2024 चुनाव के पहले, वहां पे पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल बाद 15 जून 2025 को उन लोग सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, सिलेक्शन हुआ तो 1.5 साल वो लेट हो गया। अभी एक बड़ी भर्ती, लेखपाल की भर्ती, महत्वपूर्ण भर्ती थी 7,995 की। इसमें वैकेंसी निकाली गई, तो जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तो उसमें नियम है कि 22-15% एससी के लिए, 7-7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो 7,995 पद थे, 27% इसका बनता ओबीसी के लिए 2100 के करीब, लेकिन उसमें मात्र 1400 सीटों पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। सीधे सीधे 700 सीटों का आरक्षित वर्ग का ओबीसी कोटे की सीटें कम थी। अब इस पे बवाल होना स्वाभाविक सी बात थी।
लगातार सोशल मीडिया पे आवाज उठने लगी और अखिलेश यादव ने कल ही ट्वीट किया है, 19 तारीख को जो ट्वीट किया है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए से योगी सरकार नहीं, मोदी की नीति उड़ी हुई है। तो अभी क्या किया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कि एक पीडीए समाज के एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पंकज चौधरी जी को, कि पीडीए को हम जो हमसे नाराज होकर पीडीए के वोटर्स गए उनको वापस ले आए। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पे कल ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी द्वारा संविधान के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में एक आरक्षण को नकार कर अपना असली संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही है। यही अब नए नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आए और ओबीसी आरक्षण को हकमारी से बचाएं। देखिए, उन्होंने संदेश किसको दिया कि नए नवेले भाजपा के ओबीसी अध्यक्ष आगे आए और ओबीसी आरक्षण को हकमारी से बचाएं। उन्होंने बकायदे डिटेल दिया कि भाई कुल 7,994 पद हैं, ओबीसी के लिए 1441 वर्ग सीटें ही आरक्षित की गई, जबकि 27% आरक्षण होता है। इस हिसाब से 2158 पद होने चाहिए ओबीसी के लिए आरक्षित, और आपने किया 1441, तो 717 ओबीसी वर्ग की सीटों पर आपने ओपन कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये 717 सीटें जो कायदे से ओबीसी को और जानी चाहिए थी वो नहीं दी, तो हकमारी से इसको जोड़ दिया। तो इस ट्वीट के बाद कल सुबह 11:34 पे ट्वीट किया गया और उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई। नतीजा ये रहा कि आज उस आदेश को सरकार को वापस लेना पड़ा और योगी सरकार इस मामले में न सिर्फ इसको अखिलेश यादव जी ने घेरा, समाजवादी पार्टी ने घेरा, बल्कि तारीफ करनी पड़ेगी ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले इस पे चिट्ठी लिखी, केशव मौर्य ने भी चिट्ठी लिखी। तो योगी बुरी तरह से घिर गए। मैं बार बार कह रहा हूं राज कपूर जी की योगी के जो सलाहकार हैं, जो अधिकारी उनके आसपास हैं, वो मुझे लगता है वो चाहते हैं कि योगी और भाजपा चुनाव हार जाए। तो इन्होंने मुख्यमंत्री को हटाने की सुपारी ले ली है क्या? लग तो ये रहा है, बार बार ऐसे फैसले करवा रहे हैं। आप ये सोचिए कि जिस मुद्दे पे अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से कल बनारस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, ये योगी जी को नहीं पता होगा, कुछ अधिकारी हैं। तो वो वीडियो देखिए कितना वायरल हुआ जी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस गाड़ी से अमिताभ ठाकुर गए उसकी फिटनेस शायद खत्म हो गई थी, तमाम चीज थी। अमिताभ ठाकुर ने कल कचहरी फिटनेस समाप्त हो गई थी। अमिताभ ठाकुर ने कल जिक्र भी किया था कि हमारी जान को खतरा है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ ठाकुर का जिक्र किया। देखिए, हर रोज योगी आदित्यनाथ फंसते चले जा रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं मैं आपको जी। कल योगी जी ने कहा था कि जो कफ सिरप माफिया हैं उनकी तस्वीरें, वो उनका संबंध अखिलेश यादव से है क्योंकि उनकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ है, वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी तस्वीर तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी है, मुख्यमंत्री के साथ भी, मुख्यमंत्री के साथ भी है। अगर तस्वीर मेरे होने से कोई माफिया हो जाता तो आप लोग बताइए कि कौन क्या है। और उन्होंने चैलेंज किया कि चलिए आप कह रहे हैं कि आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा जो भी कफ सिरप के लोग हैं सपाई है, तो इनके अवैध कब्जे पर और कफ सिरप के घोटाले से कमाए गए पैसे पर से बड़ी कोठियों में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही सरकार? मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज किया कि मैं कह रहा हूं, मैं मांग करता हूं कि बुलडोजर चलाया जाए। जी। अभी देखिए योगी सरकार लगातार, मैं बताई ना 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पिछले साल 12 अगस्त को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भर्ती हुई थी 2020 में, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था जी। और नए तरीके से मेरिट लिस्ट बनाने की बात की थी। डबल बेंच में मुकदमा जीते थे लड़के वो।
SC ST OBC वाले। और वो मामला कुछ लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसमें हाई कोर्ट का डबल आदेश था कि आप 1 महीने के अंदर दूसरी फ्रेश लिस्ट निकाल दीजिए। सरकार फ्रेश लिस्ट निकाल ही नहीं पाई, तब तक कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज तक ये मामला फंसा हुआ है जी। और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, मुझे अच्छी तरह से याद है राज कपूर जी, कि वो लड़के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे और उसमें से कई बच्चे ने हमसे कहा था 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कि हम लोग जाएंगे और अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लोग जनता को बताएंगे कि इन्होंने मेरे गरीब OBC और SC ST छात्रों का आरक्षण का हक मारा है और हम इनको हराने का काम करेंगे। और आप देखिए जब रिजल्ट आया तो जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान का खतरा है, आरक्षण का हक मारा जा रहा है, तो खुद ऐसे विज्ञापन आप जब दे रहे हो कि 7,995 पद है, OBC के लिए 2158 होना चाहिए, तो आपने OBC के लिए 1,400 क्यों आरक्षित किए? अच्छा, तो एक सेकेंड सर, मुझे एक चीज बताइए आप कि आप कह रहे हैं कि 7,994 पदों की वैकेंसी निकाली गई। अब इसका 27% OBC के लिए आरक्षित होना चाहिए था, तो ये तो गणित की 1,000 में 270 और 8,994 में इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये तो सामान्य सा 5वीं 6ठी का गणित का विद्यार्थी भी बता देगा कि 27% कितना होगा। उतना पद पे भर्ती निकलनी चाहिए थी OBC आरक्षण के लिए। तो क्या ये एक मानवीय भूल, केवल एक ह्यूमन एरर था कि नंबर कम हो गया? ये जानबूझकर कोई साजिश रची जा रही थी जिसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पकड़ लिया? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि उन्होंने पकड़ लिया। जब अखबार में आप विज्ञापन निकाले तो उन्होंने पढ़ा कि 7,995 में OBC के लिए आरक्षित सीटें 1,400 है, जबकि उनका 27% के हिसाब से उनका बनता है 2,158 सीटें। तो साफ दिख रहा है विरोध शुरू हो गया। तो ये जो निकालने वाले अधिकारी हैं, इनको इतना भी डर नहीं लगा कि ये चीज तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी? अब देखिए, योगी जी के ऊपर लगातार जातिवाद का आरोप लग रहा है। ये भी लग रहा है कि आरक्षण और 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला आप तो देखिए ना, लगातार वो छात्र मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट सिंगल बेंच से जीते, डबल बेंच से जीते, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई नहीं करवा पा रही है जी। एक तो पहला ये सोचिए। दूसरी बात, तमाम जो चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कई विभागों में सरकारी नौकरियों में जो थी उसमें नियुक्तियां जो है संविदा से हो रही है या आउटसोर्सिंग से हो रही है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने 14 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को एक चिट्ठी लिखी थी कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार बनी है, तब से आप मुझे बताइए कितने लोगों को आउटसोर्सिंग और संविदा के तहत नौकरी में रखा गया और उसमें क्या OBC SC ST और EWS के आरक्षण का पालन किया गया कि नहीं किया गया? मेरे पास अभी कोई ऐसी, मुझे लगता अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बताइए आप। अच्छा, एक चीज बताइए सर, एक चीज और बताइए कि कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो आपने एक पत्रकार का नाम लिया था कि वो जो हम लोग चर्चा किए थे ना कि लखनऊ कोर्ट में समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी जो हार गया था चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कैंडिडेचर रद्द होने से वो जीत गया। तो उस तथाकथित पत्रकार महोदय ने, जो पत्रकार का किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता ज्यादा प्रतीत होते हैं, उन्होंने उस जज की जाति और नाम खोजकर निकाल दी थी, जिसे आपने कहा था कि हम फैक्ट चेक करेंगे। आज जब ये आरक्षण वाला मामला आया जिसमें कि OBC के हक की मारी हो रही थी, तो ये जो भर्ती निकालने वाले अधिकारी हैं, उस अधिकारी महोदय का नाम और जाति ये पत्रकार लोग खोज पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ये जानना चाहता हूं सर। देखिए, अब जब से 240 की सरकार बनी है दिल्ली में, आपको याद होगा कि एक वो कौन सी भर्ती होती थी जिसमें कि सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे भर्ती की जाती थी केंद्र सरकार में? नाम नहीं,
लेटरल एंट्री का जब विज्ञापन निकला उसमें आरक्षण नहीं था तो हल्ला मचा, तो सरकार ने यूटर्न ले लिया और लेटरल एंट्री बंद कर दी गई। तो ये अब ये यू टर्न सरकार है, चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो। यू टर्न सरकार तो मोदी जी ने उसको वापस लिया, यू टर्न सरकार। उसी तरह से यहाँ ये फंस गए तो उन्होंने यू टर्न वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे पे ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है ना, ये बड़ा मुद्दा है। और यूपी में बड़ा मुद्दा इसलिए है कि देखिए बिहार में कई लोग कहते हैं कि अरे बिहार में तो एनडीए जीत गया। एनडीए का मुख्यमंत्री कौन था बिहार में? नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार ने जितनी भर्तियां की उसमें आरक्षण को लेकर कोई बवाल नहीं हुआ है। ये बवाल कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हो रहा। कब से हो रहा? जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो ये इस मुद्दे पे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। और सरकार कैसे अपने आप को जो इसकी इमेज बन गई है दलित और पिछड़ों की विरोधी, उस इमेज से कैसे और जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो इसकी वो कहते हैं कि विपक्ष सही आरोप लगा रहा है। एक तो आप नौकरियां क्यों कर रहे हो संविदा पे और उस पे आउटसोर्सिंग पे। एक तो तमाम आरोप, एक तो अखिलेश यादव बार बार हर महीने चार्ट दिखाते रहते हैं कि कितने डीएम किस जाति के हैं, कितने एसपी किस जाति के हैं। तो हर मुद्दे पे तो गिरते चले जा रहे हैं। आज तो उन्होंने सर न्यूज चैनलों पर भी पूछ डाला कि जो लोग गलत और भ्रामक खबर चला रहे हैं उनकी उल्टी खबर वो जरा बताएं कि उनके संस्थान में कितने पीडीए को प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया है, अपना आंकड़ा जारी करें। नहीं तो हमारे यहाँ तो भाई दर्शक जान ले भाई कि हमारे यहाँ तो बराबर बराबर का मामला है। हमारे 50-50 हम लोग दो ही लोग हैं, 50-50। तो हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं राज कपूर जी, हम बाकी को क्या बोले। अरे देखिए आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे, मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा हूं जी। उनको अगर विज्ञापन न मिले तो वो लोग न बिजली का बिल भर पाएंगे अपने संस्थानों का, न सैलरी बांट पाएंगे सरकारी विज्ञापन। अच्छा एक चीज बताइए सर कि जब भी अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो ये समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, खास करके मैं देखता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य खासकर वो घेरने का प्रयास करते हैं कि अखिलेश जी हर चीज में पीडीए पीडीए करते हैं। मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिर उनको मौका कौन देता है? अगर एक सेकंड सवाल एक बार थोड़ा पूरा हो जाने दीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो उसे मौका कौन देता है? अगर इस भर्ती में जो जिसका आरक्षण होना चाहिए उतना अगर होता तो क्या अखिलेश जी के पास सवाल उठाने लायक कोई समय होता है या सवाल उठा पाते? इसमें अगर आरक्षण की हकमारी की गई तब तो उन्होंने पीडीए की आवाज उठाई ना, तब तो उन्होंने पीडीए की बात की ना। तो एक तो आप मौका देते हो और ऊपर से कहते हो पीडीए की बात क्यों करे? तो आप ये बताइए सर कि जो ये मौका भारतीय जनता पार्टी ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उपलब्ध कराती है और वो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए को न्याय दिलाते हैं और न सिर्फ सवाल और ट्वीट करते हैं बल्कि नोटिस भी वापस करवा देते हैं, तो फिर जनता क्यों नहीं अखिलेश पे भरोसा करे? हम ये समझना चाहते हैं। देखिए मैं आपको इसका दूसरे तरह से एक उदाहरण बताऊंगा कि जब 2024 के चुनाव थे तो मैं जरा गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी गया था, कन्नौज, इटावा, एटा, आगरा। तो मैं स्पेशली गया वहां पे दलितों के गांव में, मैं स्पेसिफिकली गया। तो दलित कह रहे थे कि हमारे आरक्षण का हक बीजेपी छीन रही है। तो हमने उनमें औरतों से पूछा कि भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कि देखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग रेलवे में नौकरी पाते थे, रेलवे में नौकरी अब खत्म हो गई और सब ठेके पे नौकरी दी जा रही है। देखिए बड़ी बात, उसको मैंने पकड़ा क्योंकि मेरे पिताजी खुद रेलवे में काम करते थे और रेलवे में बहुत बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे हुआ करता था और बड़ी संख्या में आरक्षण लागू था। तो आपने क्या किया कि रेलवे में जितने भी नौकरियां थी क्लास 4 की, और उसमें सब ज्यादातर नौकरी आपने आउटसोर्स कर दिया। तो
तो उसमें आरक्षण का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर रेलवे में कोई चपरासी बनता है तो अगर परमानेंट चपरासी बनता है तो उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह होती है 20-25 हजार, उसको एक क्वार्टर मिलता है, पास मिलता है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या, जब आप आउटसोर्सिंग के करे के जने संविदा जरे करे, उसकी तनख्वाह कितनी होती है? 8,000 10,000 बस। और रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, आज भी सबसे बड़ा। तभी मैंने कह दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारने वाली है। तो तब लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं आप गलत कह रहे हो। नतीजे आए तो आपने देखा कि दलित ओबीसी बड़ी संख्या में उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, और 2024 की हार से भी योगी जी ने कुछ नहीं सीखा। देखिए, आरक्षण किस लिए जरूरी है? क्योंकि समाज में असमानता है, इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। असमानता हर तरह से है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो आप सरकार के ठेके के जो होते हैं, जो बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, उन कंपनियों को ठेके दिए जाए जो अपने यहाँ जो एम्प्लॉय रखे, उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जो भी कंपनी सरकार के साथ काम कर रही है, अच्छा, उसमें भी आरक्षण दें। क्योंकि जब तक जिसकी जितनी एक कहावत होती है कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से उसको दीजिए सुविधा। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब कई लोग मुझे गाली देने लगेंगे तो दीजिए गाली, लेकिन सच यही है कि अभी भी जनरल कैटेगरी के पास 50% सीटें हैं भाई साहब, 50 नहीं 40% सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस हटा दीजिए तो। और क्या आबादी है जनरल कैटेगरी की? बिहार में आंकड़े तो आए थे जी, 12-15% लोगों के लिए 40% सीटें। चलिए आप 40% दे रहे हैं, अलग बात हो गई, लेकिन जो 60% है वो तो ईमानदारी से दीजिए। तो ये आप संविधान क्या कहता है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, और कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार आरक्षण दे रही है तो। नहीं तो ये बताइए सर कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि हम पूरे देश में कानून व्यवस्था में नंबर 1 है, जो बुलडोजर मॉडल के आधार पर योगी सरकार, सर एक सेकेंड, जो योगी सरकार अपने बुलडोजर मॉडल का पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है, लगता है कि उसी से चुनाव जीत जाएंगे, वो योगी सरकार आखिर साल भर पहले नौकरियों की बात क्यों करने लगी चुनाव से? एक तो सुन रहा हूं कि ये लोकपाल भर्ती आने वाला है, अब सुन रहा हूं टीचर पुलिस भर्ती आने वाली है बड़े पैमाने पर, तो अचानक से नौकरियों की याद क्यों आने लगी? अब देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि सरकार में महत्वपूर्ण पद क्या होता है। डीजीपी होता है, एक दूसरा होता है चीफ सेक्रेटरी। योगी जी 18-19 मार्च 2017 को डीजीपी बने, तब जावेद अहमद डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, और राहुल भटनागर हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी। शपथ लेने के महीने भर के अंदर चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया, जावेद अहमद को हटा दिया गया, क्योंकि वो अखिलेश द्वारा नियुक्त किए गए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी थे। उसके बाद अब लगभग 3 महीने बाद 9 साल हो जाएंगे, 8 साल 11 महीने का हम कार्यकाल निकाले, तो एक दलित डीजीपी कार्यकारी और एक ओबीसी डीजीपी कार्यकारी, दोनों का कार्यकाल जितना मालूम है कितना है? लगभग 109 महीने के कार्यकाल में डीजीपी के पद पर 3 महीने के लिए ओबीसी था और 6 महीने के लिए लगभग दलित वर्ग का आदमी था। और मुख्य सचिव के पद पर तो कोई दलित ओबीसी आज तक 109 महीने बैठा ही नहीं। तो सवाल उठने, आप कहते हैं ना कि आपको ये बताना पड़ेगा, और आपने जूनियर अधिकारियों को डीजीपी बना दिया कार्यकारी।
तो उसी तरह से प्रदेश में 1700-1800 थाने, उसका आंकड़ा दे सरकार, इन 1700-1800 थानों में कितने जो है हमारे दलित एसएचओ हैं, कितने ओबीसी एसएचओ हैं, डीएम का डाटा जारी करें ना आप। छियासी में 56 तो आप कहते रहेंगे, 86 में 56 यादव। सरकार सबूत मांगेगी तो सबूत नहीं दे पाएंगी, सरकार से सबूत मांगते हैं अखिलेश यादव तो दे नहीं पाते। आज तक वो आंकड़ा नहीं आ पाया 86 में 56 वाला। तो ये देखिए, ये लगातार अब योगी जी की मुश्किलें बढ़ रही है। देखते हैं, अब सिर्फ ये नहीं कि आपने एक ओबीसी जाति के व्यक्ति को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो ये जो जनता है बहुत पढ़ी लिखी, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते जी। तो फिलहाल तो सर अखिलेश यादव ने जो लोकपाल भर्ती मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर आ गई है और आगे चुनाव जैसे जैसे आएंगे देखना होगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार अपने फैसले लेती है। कोई और खबर आएगी तो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।